हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा क्लास 10th के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। अब तक आपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट इज द लाइफ प्रोसेसेस, सेकंड इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम लोग बेटा 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, चैप्टर नंबर 3rd की बात कर रहे हैं बेटा आज हम। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कि ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम बात करें कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो रिप्रोड्यूस करने के भी अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। उन टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन के बारे में, कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन टर्म के बारे में आपने सुना होगा, 8th क्लास में आ जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी या फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस। ठीक है, न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करना, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है? प्रोडक्शन। तो हम बोल सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन या न्यू यंग वंस। क्या क्या कहलाता है बेटा? रिप्रोडक्शन। वो जो न्यू यंग वंस है वो सिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं, जिनसे वो ओरिजिनेट हुए हैं, जिनसे वो बने हैं, या फिर वो डिफरेंट या फिर डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन और यंग वंस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होना या फिर न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है बेटा? रिप्रोडक्शन। वो सिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं, जिन पेरेंट्स से वो अराइज हुए हैं वो, या फिर उनसे डिफरेंट या फिर डिसिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना आपको रिप्रोडक्शन होता क्या है बेटा? ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने अब तक बात की है डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेशन की मेनली, मतलब न्यूट्रिशन के बारे में आपने बात की है। देखो, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या फिर सर्कुलेशन, आपने जो ये बात की है, ये क्या है? एसेंशियल प्रोसेसेस है। कौन से प्रोसेसेस है? एसेंशियल प्रोसेसेस है फॉर लाइफ या फिर टू मेंटेन लाइफ। लाइफ के लिए या फिर सर्वाइवल के लिए क्या है? नेसेसरी है। एसेंशियल प्रोसेसेस है फॉर सर्वाइवल। बट रिप्रोडक्शन इज नॉट ए एसेंशियल प्रोसेस फॉर सर्वाइवल। अगर इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस नहीं भी करेंगे, रिप्रोडक्शन नहीं भी करेंगे, तो भी वो सर्वाइव करेंगे। लेकिन फिर हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? हम रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं जब हमें इसकी सर्वाइवल के लिए जरूरत ही नहीं है? हम इसके बिना भी जिंदा रह सकते हैं, तो हमें क्यों जरूरत पड़ी रिप्रोडक्शन की? तो उसके भी क्या है, कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे हम रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, वो क्यों नेसेसरी है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट है कि वो क्यों नेसेसरी है, व्हाई द रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। फर्स्ट है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। जो लाइफ है वो कंटिन्यू रहे, उसका कंटिन्यूएशन चलता रहे। लाइफ है कभी भी एक्सटिंक्ट ना हो, कभी भी खत्म ना हो, इसलिए क्या है? रिप्रोडक्शन जरूरी है। इनके बारे में मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। ठीक है, सेकंड है रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल्स। जो इंडिविजुअल्स मर चुके, ठीक है, उनको रिप्लेस करता है। मेनली रिप्रोडक्शन की वजह से वो रिप्लेस होते हैं, एक से दूसरा रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल्स। या फिर थर्ड हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस। ठीक है, ये 3 पॉइंट है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन अपने लिए जरूरी है और वो क्यों नेसेसरी है। फर्स्ट है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ।
अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो नई जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है, नए यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो जब नए यंग वंस ही प्रोड्यूस नहीं होंगे तो जो इंसान है उसका तो वजूद ही खत्म हो जाएगा धरती के ऊपर, वो तो एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन एक तो इसलिए जरूरी है कि जो लाइफ है उसका कंटिन्यूएशन बना रहे, ठीक है। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आएगी, फिर थर्ड जनरेशन आएगी, तुम्हारे दादा से तुम्हारे पेरेंट्स आए, तुम्हारे दादा दादी से तुम्हारे पेरेंट्स आए, तुम्हारे पेरेंट्स से तुम हो, फिर तुमसे आगे और जनरेशन। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, कंटिन्यू लाइफ चलती रहती है, कंटिन्यूएशन रहता है लाइफ का। लेकिन अगर रिप्रोड्यूस ही नहीं हुए, रिप्रोडक्शन ही नहीं हुआ मान लो, तो फिर आगे तो लाइफ बढ़ ही नहीं पाएगी। तो रिप्रोडक्शन फर्स्ट तो क्यों जरूरी है, कंटिन्यूएशन के लिए लाइफ की। सेकंड क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल्स। जो इंडिविजुअल्स मर चुके वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द न्यू वंस, ठीक है। नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, पुराने इंडिविजुअल फिर जो डेड, जो काफी पुराने हो गए या उम्र बीत चुकी, वो डेड हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल्स को रिप्लेस भी करता है, रिप्रोडक्शन के कारण रिप्लेस हो जाते हैं वो न्यू इंडिविजुअल्स से। थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस। तो देखो बेटा, वेरिएशंस क्या होता है, वेरिएशंस होता है चेंज आना, क्या आना, चेंज होना, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। मतलब मोर्फोलॉजिकली चेंज आना, फिजियोलॉजिकली चेंज आना, या फिर अदर ट्रेट्स में चेंज आना। चेंज आना किसमें, फिजियोलॉजिकली, मोर्फोलॉजिकली एंड अदर ट्रेट्स में चेंज आना क्या कहलाता है, वेरिएशन। जैसे आपके पेरेंट्स से आप इवोल्व हुए, आप अराइज हुए, तो आपके पेरेंट्स में और आप में कुछ चेंजेस होंगे, मोर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली। जैसे आपके पेरेंट्स दिखते हैं, आप डिट्टो तो वैसे दिखते नहीं हो, कुछ चेंजेस है आपके चेहरे में, वो क्यों है, ड्यू टू दी वेरिएशंस। और बेटा अगर वेरिएशंस नहीं आएंगे तो मतलब न्यू स्पीसीज अराइज नहीं होंगी, ठीक है, नई नई प्रजातियां अराइज नहीं होंगी, न्यू स्पीसीज अराइज नहीं होगी, तो इवोल्यूशन नहीं होगा। तो वेरिएशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसमें होता है, इवोल्यूशन में। किसमें होता है बेटा, इवोल्यूशन में। जैसे बोला जाता है ना, बंदर अपने पूर्वज है, तो हमें पता लगाइए कि हम जो मंकीज हैं वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम उनसे अराइज हुए हैं। तो ये कैसे पता लगा, ड्यू टू दी इवोल्यूशन। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, ह्यूमन बींग्स का क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स अराइज हो गए, ह्यूमन बींग्स इवोल्व हो गए। वो क्यों हुए, ड्यू टू दी वेरिएशंस, क्योंकि उनमें मोर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली वेरिएशंस आए, चेंजेस आए, जिनके बेसिस पे हमने बोला कि इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो तीन जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है कि हम रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, व्हाई वी रिप्रोड्यूस, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि 3 मेन पॉइंट्स है, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल्स एंड थर्ड इज द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस। ठीक है, इतनी बात आ गई बेटा आपको समझ में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा डीएनए के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, डीएनए के बारे में, क्योंकि रिप्रोडक्शन में डीएनए का भी मेन रोल है, और उस डीएनए का मेन रोल कैसे है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, डीएनए के बारे में। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए जो है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। किस में वर्क करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल है ह्यूमन बींग्स का, क्या है, डीएनए, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है, पास होता है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब अगर हम बात करें डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, अगर हम उसकी बात करें तो बेटा क्या होता है, मेनली हर सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है, हर सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो सेल है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस भी है। अब न्यूक्लियस के अंदर और ऑर्गेनेल्स होते हैं, मान लो मैं इसके अंदर क्या है, क्रोमोजोम प्रेजेंट है। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर होता है बेटा ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक क्रोमोजोम है वो 2 पेयर्स में पाए जाते हैं, सिंगल क्रोमोजोम है वो 2 पेयर में पाया जाता है। मतलब आप इस पूरे को बोलोगे क्रोमोजोम 1,
ठीक है बेटा, समझ में आ गई। तो इन क्रोमोजोम्स के अंदर ही क्या होते हैं, डीएनए पैक होते हैं। देखो जैसे कि अगर मैं थोड़ा बड़ा करके बताऊं तो ये है मान लो क्रोमोजोम, तो डीएनए क्या होते हैं, इन्हीं में ही पैक्ड होते हैं, ये होता है डीएनए। ठीक है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है, कब, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है। अब जो सेल डिवीजन है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज द माइटोसिस सेल डिवीजन, सेकेंड इज द मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है तब ये क्रोमोजोम्स है, ये क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सेपरेट होते हैं, मतलब बीच में से ऐसे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एक ब्रांच ऊपर चली जाती है, एक ब्रांच नीचे चली जाती है, और इनमें क्या है, ये डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। फिर आगे जाके जो एक सेल है वो 2 में डिवाइड हो जाती है, इसी को आप क्या बोलते हो बेटा, सेल डिवीजन। तो जो ये एक पार्ट है ये तो एक सेल में चला जाता है, दूसरा पार्ट है वो अदर सेल में चला जाता है। तो एक सेल है ये अलग इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगी, ये सेल है ये अलग इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगी। तो डीएनए है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जेनेटिक बेसिस पे जेनेटिक मटेरियल के रूप में पहुंच गया एक ऑर्गेनिज्म से और ऑर्गेनिजम्स में। इतनी बात आ गई आपको समझ में कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म से एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए पास हुआ। ठीक है, एज ए जेनेटिक मटेरियल। इतनी बात आ गई बेटा आपको समझ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल में आप आगे बात करोगे इनके बारे में। तो बेटा देखो, अगर हम बात करें माइटोसिस की और मियोसिस के बारे में, तो सेल डिवीजन क्या होता है आपको पता लग गया। एक सेल से 2 सेल्स का परफॉर्म होना, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स का बनना क्या कहलाएगा, सेल डिवीजन। अब देखो माइटोसिस और मियोसिस के बारे में थोड़ा अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है। कौन सा डिवीजन है, इक्वेशनल सेल डिवीजन है। और मियोसिस एक रिडक्शनल सेल डिवीजन है। कौन सा डिवीजन है बेटा, रिडक्शनल सेल डिवीजन है। इक्वेशनल और रिडक्शनल से क्या मतलब है, देखो इक्वेशनल सारी चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब जो क्रोमोजोम का जो नंबर होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सेल्स में। ठीक है, इक्वल होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसा पेरेंट सेल में है वैसा ही डॉटर सेल में होगा। यदि पेरेंट सेल में 2n है तो डॉटर सेल में भी जो बनेंगी उसमें भी 2n ही होगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इक्वेशनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, क्रोमोजोम नंबर का हाफ हो जाना। जो क्रोमोजोम नंबर पेरेंट सेल में प्रेजेंट है जब उससे 2 डॉटर सेल्स बनेंगी तो वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जैसे यदि पेरेंट सेल में 2n क्रोमोजोम नंबर है तो डॉटर सेल में एक में n एक में n, ये हो जाएगा। तो क्या हो गया, क्रोमोजोम का नंबर रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, क्रोमोजोम का नंबर रिड्यूस हो गया। तो क्रोमोजोम के नंबर रिड्यूस होने के बेसिस पे ही हम बोलते हैं दिस इज द इक्वेशनल डिवीजन एंड दिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोजोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है और इसमें इक्वल रहता है। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया आपको डीएनए कहाँ प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं डीएनए फंक्शंस एज ब्लूप्रिंट, या बोल सकते हैं डीएनए फंक्शंस एज मास्टर कॉपी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डीएनए फंक्शंस एज ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं फंक्शंस एज मास्टर कॉपी, कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके जेनेटिक एज ए जेनेटिक मटेरियल ये क्या करता है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन सोर्स है कि इंफॉर्मेशन ली, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या की, पास की इन द फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की फॉर्म में। ठीक है, डीएनए नॉर्मली कंटेन रहता है किसमें, क्रोमोजोम्स में, इन न्यूक्लियस। ठीक है, और एट दी सेल डिवीजन क्या होता है, डीएनए जब सेल डिवाइड करती है तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एक सेल से 2 कॉपीज फॉर्म होती है, डीएनए भी रेप्लिकेट करता है, और अलग अलग जो सेल्स है वो अलग अलग इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेती है। आई बेटा इतनी बात समझ में आपको। ठीक है,
अब हम थोड़ा बात करते हैं वेरिएशन के बारे में। ये हमने बात की थोड़ा डीएनए के बारे में कि डीएनए कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा थोड़ी वेरिएशंस के बारे में कि जो वेरिएशंस है वो क्यों जरूरी है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है अपने लाइफ में, वो क्यों जरूरी है। अगर हम उसके बारे में बात करें, वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वेरिएशंस मैंने बता दिया, चेंज इन मोर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड अदर ट्रेट्स। ठीक है, चेंज होना किसी भी चीज में। तो वेरिएशन क्यों जरूरी है? सबसे पहला जो मैंने आपको बताई थी कंडीशंस, क्या लाने के लिए? इवोल्यूशन लाने के लिए। इसलिए हम बोल सकते हैं वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन लाने के लिए क्या है, ये रॉ मटेरियल है, क्योंकि जब वेरिएशंस आएंगे तभी तो इवोल्यूशन आएंगे। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, दे आर द रॉ मटेरियल्स फॉर इवोल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, ठीक है, जैसे बोलते थे कि पहले मंकी थे वो अपने एंसेस्टर है, तो मंकी एक अलग स्पीसीज थी और मंकी से हम इवोल्व हुए, हम एक अलग स्पीसीज में आते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे वेरिएशंस आते गए वैसे वैसे इवोल्यूशन हो गया, और इवोल्यूशन हुआ मतलब न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सेकंड बेटा, जैसे जैसे वेरिएशंस आएंगे वो इंडिविजुअल जैसे जैसे इवोल्व होता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो अडेप्टेबिलिटी है किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने की, किसी भी इन्वायरमेंट को टॉलरेट करने की, वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मेनली क्या कर पाते हैं, जिनमें वेरिएशंस नहीं आते, जो इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस नहीं आते, जो इंडिविजुअल में वेरिएशंस नहीं होते, जो इवोल्व नहीं हुए, वो इतनी इजीली सारी चीजों को टॉलरेट या फिर अडेप्ट नहीं हो पाते थे। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स को देखो, समर्स में हम समर के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हैं, विंटर्स में हम विंटर के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हैं। तो एक ही किस में हेल्प करता है, अडेप्टेबिलिटी में। किस में हेल्प करता है बेटा, अडेप्टेबिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये प्रोवाइड कराता है इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म को आप दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आप कैसे दिखते हो, आपके भाई बहन कैसे दिखते हैं, आपके पेरेंट्स कैसे दिखते हैं, तो हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम कंफ्यूज हो रहे हो किसी को देख के कि ये भी वो है, ये भी वो है, नो, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंडिविजुअलिटी टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट प्रोवाइड्स individuality to each living organism। ठीक है, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हम फिर ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ वेरिएशन वी रिकॉग्नाइज वन अनदर। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरिएशंस we recognize one another। एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस। कि जैसे जैसे अगर मान लो आपके जो कैरेक्टर्स है या आप जो मोर्फोलॉजिकली जो आपका स्ट्रक्चर है वो डिट्टो आपके फादर के जैसा होता, तो क्या आपको और आपके फादर में कोई रिकॉग्नाइज कर सकता है कि कौन मतलब कौन है? इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। लेकिन आपके मोर्फोलॉजिकल और आपके फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हुए, कुछ वेरिएशंस आए आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आप इजीली डिस्टिंग्विश हो, इजीली रिकॉग्नाइज कर लिए जाते हो। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड कराते हैं ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो वेरिएशंस का बेटा समझ में आया आपको कि वेरिएशंस मेनली क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, क्यों जरूरी है इंडिविजुअल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में। ठीक है, किसी भी जो अडेप्टेशन है, मतलब टेम्परेचर है, पीएच है, या फिर जैसे कि वाटर है, रेनफॉल है, ये जो भी कंडीशंस है इनके अकॉर्डिंग हम अडेप्ट भी हो सकते हैं ड्यू टू दी वेरिएशंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब बेटा हम जो
चैप्टर है हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसका मेन पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसका मेन पार्ट का मतलब क्या है, हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा हम? रिप्रोडक्शन के बारे में, कि ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो बेटा मेनली रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट इज दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, मेनली हम उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो देखो बेटा, अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। वो क्या होते हैं? डिट्टो कॉपी होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? यूनिपेरेंटल होता है। क्या होता है? यूनिपेरेंटल होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है। अब हम बात करते हैं यूनिपेरेंटल बाई पेरेंटल की, उसके बाद हम बात करेंगे। बाई पेरेंटल का मतलब है मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, ये होता है बाई पेरेंटल का मतलब। यूनिपेरेंटल का मतलब होता है आइदर मेल आइदर फीमेल। ठीक है, तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है, मतलब एक सिंगल पेरेंट, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, इसमें दोनों पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक यूनिपेरेंट, एक सिंगल पेरेंट, मतलब वो एक सिंगल माँ भी हो सकती है, एक सिंगल फादर भी हो सकता है। वो क्या करेगा? इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। तो एक सिंगल पेरेंट ने एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया तो उसमें कोई वेरिएशन ही नहीं आए, क्योंकि ना ही तो गैमिट्स का फ्यूजन हुआ, ना कोई अदर पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, एक सिंगल पेरेंट ने उस इंडिविजुअल को इन्वॉल्व किया है, मतलब प्रोड्यूस किया है। तो उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे या उसमें जो वेरिएशंस होंगे वो नहीं आ पाएंगे, वो डिट्टो एग्जैक्ट कॉपी होगा ऑफ देयर पेरेंट या ऑफ देयर जिससे वो अराइज हुआ है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, फर्स्ट इज द मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे उस बच्चे में, तो दोनों के कैरेक्टर्स क्या लेके आएंगे? वेरिएशंस लेके आएंगे। तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो डिट्टो कॉपी नहीं होगा अपने पेरेंट्स की, अपने पेरेंट्स से क्या होगा? डिफरेंट होगा इन देयर मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इन देयर फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, या फिर आप बोल सकते हो जो अदर जेनेटिकली अगर हम बोले तो भी वो क्या होगा? डिफर करेगा। ठीक है, तो यूनिपेरेंटल है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है। यूनिपेरेंटल का मतलब है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट क्या होगा यहाँ पे? इन्वॉल्व होगा, अगर हम बात करें तो यूनिपेरेंटल की। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो क्या होंगे? एग्जैक्ट कॉपी होंगे। क्या होंगे? एग्जैक्ट कॉपी होंगे ऑफ देयर पेरेंट्स। तो हम बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। एग्जैक्ट कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स की। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब है मोर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे देखने में, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है, एंड जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे। समझ में आया? मोर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे एंड जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे। लेकिन बाय पेरेंटल में एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, नॉट एग्जैक्ट, इट लीड्स टू वेरिएशंस लेके आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ठीक है, समझ में आई बेटा आपको 2 पॉइंट्स? यूनिपेरेंटल जिसकी वजह से सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है,
तो कोई उसमें वेरिएशंस नहीं आए, कोई कैरेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं हुए अदर पेरेंट के, तो वो डिट्टो अपने पेरेंट्स के जैसी कॉपी क्या करेगा, अराइज होगी, जो ऑफस्प्रिंग अराइज होगा वो। और यहाँ पे बाई पेरेंटल, तो दोनों पेरेंट्स के गैमिट्स के फ्यूजन की वजह से क्या आ गए, वेरिएशंस आ गए। इतनी बात समझ में बेटा। अब देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमिट्स आर यूजुअली नॉट फॉर्म्ड। गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, और इंडिविजुअल है वो सेल डिवीजन के थ्रू या फिर अदर प्रोसेसेस के थ्रू क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है और ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है। वो अलग अलग मोड कौन से हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, हम उनके बारे में भी बेटा बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट्स फॉर्मेशन आपको पता है, मेल में स्पर्म्स एंड द फीमेल में एग या फिर आप बोल सकते हो ओवा। ठीक है, एग या फिर ओवा, ये एक डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे गैमेट्स ही नहीं बने तो ना ही तो गैमेट्स का फ्यूजन होगा, ना ही फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। तो जब यहाँ पे गैमेट्स ही नहीं बने तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और यहां पे क्या होगा, फ्यूजन होगा गैमेट्स का, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विच लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब देखो जब यहां पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, गैमेट्स का ही फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो ये जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही फास्ट होगा। तो हम बोल सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए रैपिड प्रोसेस, बहुत ही जल्दी होने वाला प्रोसेस है और ये ज्यादा टाइम भी नहीं लेता। ठीक है, लेकिन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये काफी स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो ये काफी टाइम कंज्यूम करने वाला है और ये लेस टाइम कंज्यूम करने वाला प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम टाइम लगता है रिप्रोड्यूस करने में ऑफस्प्रिंग को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा टाइम लगता है। तो हम बोल सकते हैं इट इज ए स्लो प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है बेटा, ये एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, इट इज ए रैपिड प्रोसेस, इट इज ए स्लो प्रोसेस अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ मेनली माइटोसिस सेल डिवीजन अक्कर होती है। कौन सी सेल डिवीजन होती है, मेनली माइटोसिस सेल डिवीजन। याद रखना मियोसिस सेल डिवीजन हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में होती है। कब होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में होती है हमेशा मियोसिस डिवीजन। ये बात याद रखना बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, माइटोसिस, और यहाँ पे दोनों टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस, दोनों सेल डिवीजन परफॉर्म होते हैं। लेकिन यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोसिस ही सेल डिवीजन परफॉर्म होता है। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन ही नहीं आए, जो पेरेंट्स थे उन्हीं के एग्जैक्ट कॉपी उनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो गए, तो इनकी वजह से कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ, कोई भी वेरिएशन नहीं आए तो कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ, कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ तो कोई नई स्पीसीज भी इवोल्व नहीं हुई। तो आप बोल सकते हो डज नॉट contribute टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन नहीं हुआ ऑफ स्पीसीज, क्योंकि कोई वेरिएशन ही नहीं आया तो इवोल्यूशन कैसे होगा, इवोल्यूशन नहीं हुआ तो कोई स्पीसीज भी फॉर्म नहीं हुई। लेकिन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पे क्या होता है, इवोल्यूशन आता है, इवोल्यूशन आएगा और न्यू स्पीसीज भी फॉर्म होंगे, न्यू स्पीसीज फॉर्म, न्यू स्पीसीज भी क्या होंगी बेटा, फॉर्म होंगी। आ गई इतनी बात आपको समझ में? तो पॉइंट्स क्लियर है अब तक जितने मैंने आपको बताए हैं।
ठीक है। तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, जब वेरिएशन से नहीं आए, तो जितने भी मैंने आपको वेरिएशन में पॉइंट्स बताए हैं कि इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इवोल्यूशन ला रहा है, अडेप्टेशन प्रोवाइड करा रहा है, तो वो सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ना ही तो अडेप्टेबिलिटी होगी किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, मतलब टॉलरेट करने की, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो पीएच हो, चाहे वो रेनफॉल हो, ठीक है, उनसे ना ही तो वो इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करा पाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप वो कैरेक्टर्स लिख सकते हो जो वेरिएशंस के हैं, और वेरिएशन से जस्ट अपोजिट आप लिख सकते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो बेटा आप ऐसे अपने आंसर्स खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे लिखना है। आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इतना भी पता है कि एसेक्सुअल में वेरिएशंस नहीं आते और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं, और आपको वेरिएशन के बारे में पता है लेकिन आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता, तो भी आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो इतने पॉइंट्स आपको आ गए समझ में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इतनी बात आई आप लोगों को समझ में। अब देखो, अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इट इज मेनली एब्सेंट होता है मेनली एब्सेंट इन वर्टिब्रेट्स एंड इन हायर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, आप अगर बात करो वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में अदर क्लासेस आती है, इनवर्टिब्रेट्स में अदर आती है। आपके चैप्टर आएगा डाइवर्सिटी, उसमें आप बात करोगे इनके अच्छे क्लासिफिकेशन के बारे में कि वर्टिब्रेट्स में कैसे कौन सी क्लासेस आती है, इनवर्टिब्रेट्स में कौन सी। जैसे वर्टिब्रेट्स में आएगी पाइसिस, एम्फीबिया, एव्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स के बारे में आप बात करोगे। इनवर्टिब्रेट्स में आप मेनली एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इन प्लेटीहेल्मिन्थीज, इनके बारे में बात करोगे। तो मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है इन वर्टिब्रेट्स एंड इन हायर इनवर्टिब्रेट्स। मैंने ऑल इनवर्टिब्रेट्स नहीं बोला, मैंने बोला इन हायर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दोनों में क्या रहता है बेटा, प्रेजेंट। क्या रहता है इन दोनों में, प्रेजेंट रहता है। तो आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, इससे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।